हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपके हिंदी स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना ने दुनिया में सभी सामाजिक, व्यक्तिगत, आर्थिक व नैतिक मूल्यों को तहस-नहस कर दिया है। बीमारी या मरने पर पड़ोसी तो छोड़े, रिश्तेदार कन्नी काट रहे हैं। अंतिम विदाई की रस्म नगर पालिका के कर्मचारी संवेदन शून्यता से निभा रहे हैं। मेल मिलाप बंद है, लेकिन इसे नकारात्मकता से लेना शायद 4000 साल में विकसित हुई मानव सभ्यता को स्थायी तौर पर क्षतिग्रस्त करेगा। सोचे, परिजन मदद को आए भी तो क्या इससे निदान में मदद होगी? यह नैतिक परंपरा क्या उन्हें खतरे में नहीं डालेगी? रोक थमने की जगह देश भर को चपेट में नहीं लेगा क्या? अतः सरकार को इस संकट को समझकर ऐसा सिस्टम विकसित करे कि रोग के लक्षण के बाद ही संदिग्ध का पूरा जिम्मा राज्य उठाए। आर्थिक विकास व अन्य गैर कोरोना व्यय के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की। अब जरूरी है गिरती सामाजिक पूंजी को थामना, जिस बारे में समाजशास्त्री रॉबर्ट पुटमैन ने लिखा था कि जिस समाज में यह पूंजी कम होने लगे, उसमें चाहे किसी भी अन्य किस्म का विकास कर ले, लोगों में आत्मसंतोष नहीं आएगा, वह सभ्यता संकट में आ जाएगी। रोग को 6 माह के बाद सरकार अपनी सोच बदले। अभी तक छलावा वैक्सीन की प्रतीक्षा से समाज में एक अजीब असंतोष है। वह सामाजिक ताना बाना स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो रहा है। गांवों में महामारी का फैलाव व गरीबी की मार सभी को एक दूसरे से काट रही है। असंतोष से व्यक्तिगत अवसाद या सामूहिक आक्रोश का भविष्य में खतरा है। कुछ मामलों में जिस व्यक्ति की निश्चयात्मक RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, उसके फेफड़े नई विकसित CT स्कैन में बुरी तरह प्रभावित है। वह किसी समय साइटोकाइनिन स्टॉर्म उनकी जीवन लीला समाप्त कर सकता है। सरकार को टेस्टिंग की गुणवत्ता और बढ़ानी होगी, क्योंकि गलत टेस्ट रिपोर्ट से अनजाने में दर्जनों अन्य संक्रमित हो सकते हैं या रोगी की मौत हो सकती है। भारत के पड़ोसियों में नेपाल ऐसा आखिरी देश होगा जिससे भारत को कभी सुरक्षा संबंधी खतरे की आशंका होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत नेपाल के संबंध खास माने जाते हैं। आपको ऐसे बहुत देश नहीं मिलेंगे जिसके पड़ोसी उन्हें सेना का हिस्सा बनने के लिए सैनिक उपलब्ध करवाते हो। भारतीय सेना में 38 इन्फेंट्री यूनिट्स नेपाल के मशहूर गोरखाओं की है। कम से कम 38,000 नेपाली गोरखा भारतीय सेना को सेवाएं दे रहे हैं, जिसका नेपाल में भर्ती और पेंशन देने वाला ऑफिस भी है। जम्मू कश्मीर में सीमा पर गोरखा सैनिक अब भी बलिदान देते हैं। भारत नेपाल शांति तथा मैत्री संधि 1950 ने संबंधों का आधार तैयार किया था। संधि के प्रावधानों के तहत नेपाली नागरिकों ने भारत में भारतीय नागरिकों जैसी सुविधाओं और अवसरों का लाभ उठाया। करीब 60 लाख नेपाली नागरिक भारत में रहते और काम करते हैं। तो यह खास संबंध खराब कैसे हुए? इसके पीछे 2 कारण थे। पहला, नेपाली राजनेताओं की नेपाल के रणनीतिक हितों पर ज्यादा नियंत्रण पाने की महत्वाकांक्षा, जो उन्हें लगता है कि भारतीय हितों के अधीन है। दूसरा, नेपाल के चीन के साथ संबंध। 2 एशियाई शक्तियों के बीच स्थित नेपाल ने दोनों देशों से भरपूर लाभ उठाने की अपनी रणनीतिक स्थिति का फायदा उठाया। खास तौर पर 1975 के बाद से, जब भारत ने नेपाल के पड़ोसी राज्य सिक्किम को अपना हिस्सा बना लिया,
भारत के संकोच के बावजूद नेपाल अपने क्षेत्र को शांति क्षेत्र घोषित करना चाहता था, जिसका भारत के लिए मतलब था 1950 की संधि का खंडन। नेपाल लगातार इस प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा और 1990 तक उसे पाकिस्तान और चीन समेत 112 देशों का समर्थन मिल गया था। रणनीतिक रूप से भारत के लिए शांतिपूर्ण नेपाल का मतलब चीन के साथ लंबे और महत्वपूर्ण हिमालयी सीमांत का बाकी भी भारत चीन सीमा के तनाव की तुलना में स्थिर रहना है। हालांकि नेपाल में बढ़ते नस्लीय राष्ट्रवाद की वजह से 1990 में व्यापार और परिवहन समझौते भंग हो गए और भारत व नेपाल की मुद्रा अलग अलग हो गई। इसने भारत को मजबूर कर दिया कि वह नेपाल के लिए कोलकाता बंदरगाह की सेवा बंद कर दे, जिससे नेपाल की जीडीपी 1998 के 9.5 के आंकड़े से गिरकर 1.5 पर आ गई। नेपाल द्वारा चीन के हथियार आयात करना भी संबंधों के कमजोर होने का कारण रहा। हालांकि रिश्ते संभलते रहे, लेकिन खटास बढ़ती रही, क्योंकि नेपाली सरकार अपनी कूटनीतिक स्वायत्तता साबित करने के लिए चीन को भी बराबर महत्वपूर्ण साझेदार दिखाने का प्रयास करती रही। हालांकि भारत भी बराबर का दोषी था, क्योंकि जब चीन काठमांडू पर प्रभाव जमा रहा था, तब भारत ने नेपाल के लिए कुछ करने का प्रयास नहीं किया। नेपाल के काला पानी, लिपुलेख और लेपियाधुरा से जुड़े मुद्दों पर नेपाल का मौजूदा हट धीरे धीरे कमजोर होते संबंधों का ही नतीजा है। 18 सितंबर 2015 को नेपाल ने नया संविधान अपनाया, जिसमें भारत समेत बड़ी संख्या में नेपालियों को लगा कि इसमें नेपाल के रहने वाले भारतीय मूल के मधेशियों का ध्यान नहीं रखा गया। मधेशी आंदोलन ने नेपाल की मुसीबत बढ़ी और वहां ऐसा माना गया कि यह भारत के इशारों पर हो रहा है। इससे नेपालियों को चीन के साथ ज्यादा व्यापक संबंधों की तरफ जाने का मौका मिला, खास तौर पर माओवादी प्रभुत्व वाली केपी शर्मा ओली की सरकार के साथ। सीमा मुद्दा तब सामने आया जब भारत ने 10 नवंबर 2019 को नक्शे में काला पानी, लिपुलेख और लेपियाधुरा को अपने हिस्सों में दिखाया। इसके बाद 8 मई 2020 को लिपुलेख पास के होते हुए कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क का औपचारिक उद्घाटन हुआ। नेपाल के इस कदम का जोरदार विरोध किया। प्रधानमंत्री ओली की कैबिनेट ने 18 मई 2020 को नया राजनीतिक नक्शा जारी करने का फैसला लिया, जिसमें नेपाल ने भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को शामिल किया। नेपाली संसद ने इस पर संविधान संशोधन भी पारित कर दिया। ऐसा करते का समय खास तौर पर अजीब था, क्योंकि यह तभी हुआ जब चीन भारत पर सिक्किम और खास तौर पर लद्दाख में दबाव बना रहा था। नेपाल जोर दे रहा है कि भारत का सीमा मुद्दे पर बात करनी चाहिए, भले ही वर्चुअल मीटिंग हो। उसका तर्क है कि भारत सीमा पर संघर्ष को लेकर चीन से बात कर रहा है, लेकिन भारत नेपाल सीमा मुद्दे पर बात न करने का कारण महामारी को बता रहा है। समय का चुनाव और भारत का दबाव बनाने का तरीके से भारत यह मानने को मजबूर है कि नेपाली सरकार चीन के बाहरी दबाव में काम कर रही है। हालांकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के आंतरिक बंटवारे से कुछ उम्मीद है। जहां पार्टी के कुछ लोग ओली द्वारा भारत से विवाद बढ़ाने की आलोचना कर रहे हैं, वह भी ऐसे समय जब दुनिया का ध्यान महामारी पर है। नेपाल का बढ़ता राष्ट्रवाद उसके नेताओं की इस भावना को भारतीय हित के खिलाफ इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बाहरी मदद के साथ बनी रह सकती है। भारत को आज नहीं तो कल आगे का रास्ता तय करना होगा। सीमा मुद्दे पर नेपाल से बात करना उस समस्या को स्वीकार करना माना जाएगा जिससे भारत ने इनकार किया है।
और ऐसा न करना चीन को नेपाल पर अपना प्रभाव बढ़ाने और भारत पर दबाव बनाने का एक और मौका दे देगा।